Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो होगा ही होगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो किन के बीच में बनता है? तो भाई यहाँ पर मैंने एल लिखा हुआ और यहाँ पर एम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिगेंड और इसका मतलब होता है CMI और CMA। CMI का मतलब क्या होता है? CMI का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन या फिर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही होता है। इससे पहले आपने डबल सॉल्ट देखे थे तो डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बन रहा था। KCl था तो K प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड था। MgCl2 था Mg प्लस 2 प्लस और 2Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड था। बट यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है किसके बीच में? लिगेंड और मेटल के बीच। अब मैंने एक टर्म यूज़ कर दिया यहाँ पर लिगेंड। तो लिगेंड जो होता है वो हम किसी भी स्पीसीज को कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर नो चार्ज होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। बट कंडीशन ये होती है कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर जो होता है वो मेटल को वो डोनेट कर देता है। तो लिगेंड आप किसी भी आयन को कहोगे, किसी भी कैटायन को कहोगे, किसी भी एनायन को कहोगे, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कहोगे जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वो मेटल को डोनेट कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं अभी इसका क्लासिफिकेशन भी करूँगा, उस पर आगे हम बात करेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम टर्मिनोलॉजी जब देखेंगे तब हम बात यहाँ पर लिगेंड की करेंगे थोड़ा सा ब्रॉड वे में। कुल मिला के हमको ये बात समझ में आ गई। चलो अच्छा ठीक है भाई। अब यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया और इसकी वजह से ही जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं ज़रा। मैंने क्या किया? मैंने लिया 4KCN एक्वा सोल्यूशन और फिर मैंने लिया क्या? FeCN होल ट्वाइस और इसका भी मैंने एक्वा सोल्यूशन लिया। इन दोनों को मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद मैंने क्या किया? उसका क्रिस्टलाइजेशन किया। तो क्रिस्टलाइजेशन करने पर मेरे को मिल गया क्या? K4FeCN6 मिल गया। नाम इसका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हमने कहा भाई एक काम बताओ कि यहाँ पर आयन मेरे को क्या क्या मिले थे? तो तुमने बोला कि सर 4 तो पोटेशियम आयन मिले थे, 4 साइनाइड आयन यहाँ से मिले और 2 साइनाइड आयन यहाँ से मिले, तो टोटल 6 साइनाइड आयन यहाँ से मिल गए। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे को Fe2+ आयन मिला। मैंने कहा अच्छा जरा ऐसा करो कि ये किस स्टेट में है? तुमने बोला सर ये सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में है और ये कैसा स्टेबल है। ठीक है ना। मैंने कहा इसको जरा वाटर में घोलो। तुमने वाटर में डिजॉल्व किया जैसा कि हमने पहले डबल सॉल्ट में किया था। जब तुमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये क्या होगा? 4K+ में और प्लस जो है वो FeCN6 4- में ब्रेक हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या मुझे यहाँ पर पोटेशियम आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? आपने कहा हाँ मिल रहा है। यहाँ पर पोटेशियम आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। फिर मैंने कहा क्या यहाँ पर फेरस आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? मिल रहा है। यहाँ पर क्या फेरस आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैंने कहा यहाँ साइनाइड आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? मिल रहा है। बट यहाँ क्या साइनाइड आयन का आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। बल्कि मेरे को पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनायन मिल रहा है जिसका नाम क्या है? फेरोसाइनाइड आयन। अगर मैं फेरोसाइनाइड की टेस्टिंग करता हूँ, अगर मैं फेरोसाइनाइड को पता करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ तो मेरे को मिलता है। लेकिन अगर मैं फेरस आयन की और साइनाइड आयन की टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं ये सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन एक्वस मीडियम दोनों में ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जबकि आपको समझ में आ रहा था कि जो हमारे पास में डबल सॉल्ट थे वो डबल सॉल्ट जो थे वो जो है सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल थे बट एक्वस मीडियम में अपने कांस्टेंट आयन में टूट जाते थे और पेरेंट की तरह नेचर शो करते थे।
वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते थे, बट यहाँ पर आइडेंटिटी रिटेन है। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी जो है वो कैसी है, रिटेन है। ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर रहा है। ये फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट दे रहा है, जो कि एक कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उसकी टेस्टिंग दे रहा है, ना कि फेरस आयन की और साइनाइड आयन की। अब एक बात जरा यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो, जैसे मैं अगर फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो चलो मैं यहीं पर फेरोसाइनाइड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है ना। फेरोसाइनाइड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि FeCN6 का 4- का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि Fe जो होता है वो किस स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा देख लो तो तुमको समझ में आ रहा है कि फेरस है, तो फेरस का मतलब इसमें क्या होगी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। आप क्या लिखते हो, K+ लिखते हो, ठीक है ना। आयरन का आपको पता करना है तो X मान लिया। साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, साइनाइड का चार्ज क्या होता है, -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 - 1 = पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, ना। यहाँ कोई +- दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + x - 6 = 0, यानी x = क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है। तो चलो भैया यहाँ पर बना देते हैं। तो ये क्या है, ये जो होगा आयरन तुम्हारा जो है वो +2 फॉर्म में है। अब ये बनाता है, यहाँ पर कितने जो हैं वो लगे हुए हैं, कितने जो है साइनाइड लगे हैं, तो 6 साइनाइड लगे हैं। तो 6 साइनाइड लगे, यानी कि 6 एटम जो होंगे वो डोनर एटम होंगे। 6 एटम जो होंगे वो क्या है, डोनर एटम है। तो यहाँ पर एक साइनाइड ये लगा हुआ है, दूसरा साइनाइड ये लगा हुआ है, तीसरा साइनाइड ये लगा है, चौथा साइनाइड यहाँ पे है, पांचवा साइनाइड ऐसे है और छठा साइनाइड ऐसे है। बात समझ आई ना। ये अगर स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये कुछ आपको ऑक्टाहेड्रल दिखाई देता है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है। यहाँ पर ये सराउंडिंग एटम जो है वो क्या हो गए, वो कितने लग गए, 6 लग गए। अब आप यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था कि जैसे अगर मैं KCl की बात करूँ तो K+ और Cl- में टूट रहा है। दोनों की वैलेंसी कैसी है, नॉर्मल वैलेंसी है। दोनों की वैलेंसी कैसी है, नॉर्मल वैलेंसी है। बात समझे ना, और नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आयरन जो है वो 2 बॉन्ड से ज़्यादा 6 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो इनकी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा होती है। आगे चल के जब हम अभी VVT और CFT पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाई ज़्यादा क्यों हो जाती है। बनाना इसको 2 बॉन्ड चाहिए था, बट बना कितना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने एटम इससे जुड़ते हैं, जितने भी एटम इससे जुड़ते हैं, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने एटम जो है वो इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं वो एक कहलाता क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6। टोटल 6 एटम इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बातें कुछ समझ में आई कि नहीं है। तो कुछ बातें जरा समझ लो एक बार फिर से जरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उनका क्रिस्टलाइजेशन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये देखिए सेंटर पे है, ये देखिए सेंट्रल मेटल आयन है। ये मैंने CMI लिखा था ना, तो ये सेंट्रल मेटल आयन है क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है। टोटल अगर आप चार्ज देखोगे तो +2 है और यहाँ पर 6- है। ये कितना होगा, 4- हो जाएगा। यहाँ पर ये 4- इसीलिए लिखा हुआ है। बातें समझ आ गई ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपने जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो क्या है, उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा बनते हैं। नेचर उसका आयनिक हो सकता है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा होगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करते हैं। और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं उन आयन सभी आयंस का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नहीं मिलता है। अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, इसकी कोई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी कोई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। बात समझ आई ना। बट हमको यहाँ पर सारे आयन तो मिले नहीं, तो इसका मतलब है कि इनसे इसकी अलग होगी। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अपने पेरेंट से कम होती हैं, मतलब डिफर होती हैं।
समझ आया ना। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का इससे पहले मैंने बात की थी, जरा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। भाई मेरे को यहाँ पर अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो मुझे कितने आयन मिलना है, तो 4 तो पोटेशियम आयन मिल रहे हैं, 6 साइनाइड 10 हो गए और 1 11, यानी टोटल मेरे को 11 आयन की मोलर कंडक्टिविटी मिल रही। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को 4 मिल रहे पोटेशियम आयन और 1 मिल रहा कॉम्प्लेक्स आयन, यानी टोटल 5 आयन्स की मेरे को मोलर कंडक्टिविटी मिल रही। इसका मतलब कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गई कि इनकी क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ जो है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बारे में है। अब हम इनके टाइप के बारे में भी बात करेंगे और फिर आगे चल के हम इनके कई सारे एग्जाम्पल लेंगे। अभी एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, अब हम इसके टाइप के बारे में भी बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप में मैं आपको हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद फिर हम जो है टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करके सीधे कोऑर्डिनेशन की बात करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं टाइप की बात करूँ तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो जो होते हैं वो होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम इनको कहते हैं पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरे फिर अगर परफेक्ट है तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा इम्परफेक्ट हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर हम इसको कहते हैं नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअल में अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भाई रिस्पेक्टिव वे में होते हैं। ये जो होता है किसी मॉलिक्यूल के या कि कोई भी आपने रिजेंट लिया उसके रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं सल्फर की बात करूं, जैसे सपोज करो कि मैंने कंपाउंड ले लिया K4FeCN6 और मैंने इसकी सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक। तो ये जो होगा वो ब्रेक नहीं होता है। ब्रेकिंग का मतलब ये कि भाई ये पोटेशियम आयन तो बनाएगा और फेरोसाइनाइड आयन बनाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आयरन जो होगा वो FeS का प्रेसिपिटेट दे दे। बात को समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इंटैक्ट है, इसका मतलब ये कैसा, परफेक्ट है। बट अगर यहीं पर मैं एक कंपाउंड ले लूं K2CdCN4, उस केस में जब मैं इसकी सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये CdS का येलो प्रेसिपिटेट दे देता है। अगर ये CdS का येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो अगर मैं मान लो इसको वाटर में डिजॉल्व करता तो मुझे क्या मिलता, K2K+ और प्लस मिलता मुझे CdCN4 2-। बट जैसे मैंने सल्फर मिलाया तुरंत ये भी ब्रेक हो गया और इसने क्या किया, CdS का येलो प्रेसिपिटेट दे दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कैसा हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मोस्टली परफेक्ट होते हैं, बट किसी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट भी होते हैं, यानी कि ये ब्रेक हो जाते हैं। अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तब हम उसको इम्परफेक्ट और नॉर्मल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर वो नहीं ब्रेक होते हैं तो वो परफेक्ट कहलाते हैं। अब आपसे कहेंगे कि सर फिर हम किसको परफेक्ट कहें, किसको इम्परफेक्ट कहें? तो भैया जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करता है और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है वो परफेक्ट हो जाता है, और जो नहीं बना पाता है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, वो कैसा कहलाता है, इम्परफेक्ट कहलाता है। तो ये हल्का सा यहाँ पर वेरिएशन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टाइप में, ठीक। तो चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बीच। आइए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल में बनाया हुआ कुछ पॉइंट है, सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बट हल्का सा रिवीजन कराना है इसलिए मैंने लिख दिया है। चलो देख लेते हैं। डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। Coordinate complex exist in solid state as well as in their solution due to the formation of stable coordinate complex। और ये coordinate complex आपको याद आ रहा है कि आप स्फीयर में दिखाते हैं, मतलब ब्रैकेट में दिखाते हैं। इसको मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, ये ब्रैकेट जो होता है। चलिए सेकंड पॉइंट में लिखा है कि दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म मे और मे नॉट बी इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन।
ठीक है ना, यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मोस्टली होता है और कुछ केसेस में नहीं होता है। इसके बाद अगला है कि दे आर आयनिक कंपाउंड्स विद नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो होते हैं डबल शॉर्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमने देखा था आयंस में टूट गए थे और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था। ये आयनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि न्यूट्रल भी होते हैं, बट एक कंडीशन जरूर है कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो लिखा है कि दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ डबल शॉर्ट में है कि द मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। मेटल में क्या होता है, नॉर्मल वैलेंसी होती है। पोटेशियम आयन है, Cl माइनस आयन है, Mg2+ आयन है, Cl माइनस आयन है, तो इनमें नॉर्मल वैलेंसी होती है। यहाँ पर द मेटल आयन हैज़ 2 वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात अभी मैंने बताई नहीं है, ये मैं अभी बर्नर थ्योरी में बताऊंगा। तो यहाँ पर 2 वैलेंसी अभी आपको दिखेंगी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। एंड मेटल इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। ये अभी मैंने आपको आयरन में दिखाया कि आयरन में नॉर्मल से ज़्यादा वैलेंसी को शो कर रहा है। अगला 5th पॉइंट है दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, और यहाँ पर दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना।